इसी में रीट में यही आ रही थी कि जो लेवल 1 है उसके अंदर बीएड को भी शामिल किया जा रहा है। इस पर जो अभ्यर्थी एसटीसी वाले हैं वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, एनसीटी की गाइडलाइन की अक्सर से पालना करनी होती है किसी भी राज्य में। एनसीटी की जो भी गाइडलाइन होगी इसके बारे में बीएड को करने की नहीं करने की, उस एनसीटी की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सर, अंकों में रियायत दी गई है 5 से लेकर 20%, लेकिन टीएसपी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो वर्ग हैं उसमें निर्धारण नहीं है। जैसे डूंगरपुर उदाहरण एक बात करते हैं, वहां ओबीसी को जनरल के बराबर रखा जाता है। तो ऐसे में क्या उनको रियायत मिलेगी? साथ ही एमबीसी में जनरल तो आ जाता है लेकिन वहाँ ओबीसी को रियायत नहीं है। देखिए, वहाँ के लिए गजट नोटिफिकेशन महामहिम राज्यपाल के द्वारा निकाला गया है, तो उन लोगों को किसको क्या रियायत मिलेगी उसमें हमारा विभाग कुछ भी नहीं कर सकता। उसमें जो महामहिम राज्यपाल से जो नोटिफिकेशन तत्कालीन सरकार के समय निकला हुआ है उसी के ऊपर हमको चलना पड़ेगा। और मोटा मोटी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है या सिलेक्शन होता है उसमें जो एनसीटी की गाइडलाइन है वो हमारे लिए मैंडेटरी है। तो एनसीटी की गाइडलाइन से हम इधर उधर नहीं जा सकते। एनसीटी ने हमको ये जो रिलैक्सेशन देने का जो हमको अधिकार राज्यों को दे रखा है उस अधिकार का उपयोग किया गया है। सर, एक 90-10 का भी एक बड़ी रियायत दी गई है। लंबे समय से बेरोजगार मांग कर रहे थे कि 90-10 किया जाए। रीट के जो अंतिम चयन है उसको लेकर भी एक बड़ी राहत दी गई है विभाग में। देखिए, हमारी सरकार सबको साथ लेके चलती है और जो हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके आशा और विश्वास के साथ में हमारी सरकार को सपोर्ट किया था, हमारी सरकार ये चाहती है कि उन युवाओं की भावनाओं के अनुरूप जो नियमों में संभव हो सकता है वो हम उनको रियायत दें। और इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि 6 महीने बाद में 3rd ग्रेड की L1 या L2 की जो वेटिंग लिस्ट है वो ऑपरेट नहीं हो सकती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ करके ये कहा कि हमारे बेरोजगारों के सपनों को पंख लगे, उनको निराशा नहीं हो, इसलिए नियमों में स्थिरता देते हुए भी 3rd ग्रेड की L1 और L2 की जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करने का सरकार ने निर्णय लिया है। और आज जो ये निर्णय रीट के लिए लिया गया है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने 25 अप्रैल की डेट भी तय कर दी है और इसके साथ साथ काफ़ी रियायतें दी गई हैं। और ये 90-10 का जो रेशियो है ये भी हमारे शिक्षित राजस्थान के युवा बेरोजगारों की मांग के ऊपर नियमों के मुताबिक संशोधन किया गया है। सर, एक तबादलों को लेकर कई ऑनलाइन फॉर्म पहले भी आए थे और अब आपने भी कहा था सीकर में कि 3rd ग्रेड तबादलों को लेकर दोबारा से पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाएगी। कब तक सर तबादलों को होने के आसार है? देखिए, 3rd ग्रेड से ऊपर तो ट्रांसफ़र हुए भी हैं और जहां बचे हैं वहां जल्दी हम लोग करेंगे। ये आचार संहिता जो नगर पालिका और पंचायत राज के कारण से थोड़ा सा हुआ है, बाकी ऐसा नहीं है, ट्रांसफ़र करने ही है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत हैं। तो 3rd ग्रेड के लिए हमने एक पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी हमने ऊपर के लेवल पे हमने सबमिट की है। उसकी अब एग्जामिनेशन किस प्रकार से उसको परीक्षण करवाते हैं मुख्यमंत्री जी कमेटी बना के या किस प्रकार से, और उसके बाद में ही हम लोग लागू कर पाएंगे। क्योंकि 3rd ग्रेड में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बाड़मेर, जैसलमेर और 11 जो प्रतिबंधित जिले जो घोषित कर रखे हैं पहले से, उनमें जो टीचर्स हैं वो सब अपने इधर 9, 10, 11, 12, 13 जिलों में आना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर इतनी वैकेंसीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उनमें आपस में किसी तरह का वो नहीं हो कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमने एक एक्सरसाइज करके एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि इस तरीके से हम इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को अपन कर सकते हैं। तो वो अब प्रक्रियाधीन है और जब भी प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद में वो चीज़ सामने आएगी। सर, कोरोना संक्रमण की दर पहले की तुलना में कम हुई है, क्या स्कूलों को दोबारा खोलने का कोई विचार चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, इसमें मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशीलता के साथ में विचार कर रहे हैं और चिकित्सा विभाग और होम डिपार्टमेंट और केंद्र की एसओपी, ये सारी चीज़ें मिलकर के ये चीज़ें तय होती हैं। तो अब चूंकि कोरोना कम हो रहा है तो इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी से
हम लोग आज चर्चा करेंगे कि वो विभिन्न विभागों से भी बात कर लें और सरकार की जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसका भी हम लोग अध्ययन कर लें और अन्य स्टेट्स का और का सबका परीक्षण करने के उपरांत इसके ऊपर मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर ही निर्णय हो पाएगा कि स्कूलें कब से हुई। सिलेबस में और कटौती की बात की थी बीते दिनों अधिकारियों ने। नवंबर में जब आपने कहा था कि वर्किंग डे कम होंगे उस अनुसार ही सिलेबस को कम किया जाएगा। देखिए, अब सिलेबस को कम करने का अब कोई औचित्य नहीं है। हमने आओ घर से सीखें एक कार्यक्रम चलाया है और उस कार्यक्रम के तहत हम वर्क बुक दे रहे हैं, बच्चों से भरवा रहे हैं, बच्चों को घर पे वर्क बुक दे करके पुस्तकें दे दी गई हैं, वो भर भर के दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अब इसको ज़्यादा समीक्षा करके और इसको और छोटा करने का कोई औचित्य नहीं है। बच्चे अपने घर से पढ़ रहे हैं, अभिभावक सारे उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो अब जब प्रश्न पत्र आएगा या एग्जाम होगा या टेस्ट होगा तब इसको देख लिया जाएगा कि किस तरीके से कितना अध्ययन हुआ है और किस तरीके से बच्चे का जो आगे का फ्यूचर है वो कहीं दिक्कत में नहीं हो। तो इस बात को उस टाइम देख लिया। तो अब एग्ज़ाम भी आगे बढ़ाई जाएगी। सर, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। लगातार मांग उठ रही है कि कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती की विज्ञप्ति निकले आपकी ओर से। कंप्यूटर शिक्षकों के लिए कैडर का निर्माण की बजट घोषणा की गई थी और मैं समझता हूँ वो फाइनेंस में हमने पत्रावली भिजवाई है। कुछ क्वेरीज उनकी थी जो हमने पूरी की है। तो मैं समझता हूँ इस वित्तीय वर्ष में जो बजट घोषणा थी वो काडर निर्माण की थी। तो इस वर्ष में हम लोग काडर निर्माण पूरी तरीके से कर देंगे और उसके बाद में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वो भर्ती के लिए चूँकि मुख्यमंत्री जी इसमें निर्णय लेंगे, अंतिम निर्णय, तो मैं समझता हूँ काडर के निर्माण की बजट घोषणा को हम इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर देंगे। नए पदों पर भी सर कई भर्तियां जो है पाइपलाइन में हैं उसको लेकर। देखिए, नए व्याख्याता की जो भर्ती है उसको रिजल्ट काफ़ी आ चुके हैं। डीपीसीज हमने कर ली हैं तो उसकी पदस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। जो पेंडिंग जो हमारी भर्तियों की कुछ है, जैसे पीटीआई के कुछ पदों की भर्ती बकाया है या कुछ कोर्ट में अटके हुए हैं, तो हम लगे हुए हैं कि कोर्ट से वो भर्तियां निकले और जो कर्मचारी चयन आयोग है वो भी अपनी भर्तियां पूरी करे। आरपीसी से भी सरकार पूरी संपर्क में है कि वो भी जल्दी से जल्दी जो भी उनके पास में पेंडिंग पाइपलाइन में भर्तियां हैं शिक्षा विभाग की वो हमें भेजे, जिससे हम पदस्थापन करने की कार्रवाई नियमानुसार कर पाएँ। तो मैं समझता हूँ हमारी सरकार कोरोना काल में लोगों को संक्रमण होने से बचाने के साथ साथ शिक्षित बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नौकरियां दें और उनके भविष्य को कैसे बेहतर बनाया जा सके, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को कैसी दी जा सके, इन सब में पूरी तरीके से प्रयासरत है। और उसी का परिणाम है, आपने देखा होगा कि नगर निकाय चुनाव में 24% पे भारतीय जनता पार्टी निपट के रह गई और मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने उनके कभी पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्होंने प्रतिपक्ष की भूमिका ढंग से निभाई नहीं है। और हमने अच्छे तरीके से कोरोना काल होते हुए भी बेहतर तरीके से प्रबंधन किया हमारी सरकार। सर, आपकी सरकार से पहले की भी कुछ भर्तियां अटकी, 2013 की अटकी, 98 अटकी, ऐसे बहुत सारे मसले अटके हो, क्या उनको भी आप देखिए, कोर्ट में जो भी भर्ती अटकी है उसकी हम लोग पूरा तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट से वो बाहर निकल के आएँ, लेकिन उसमें सरकार का ज़्यादा जोर चलता नहीं है क्योंकि वो कोर्ट है। तो मैं आपने देखा होगा आरएएस की भर्ती इंटरव्यू जारी कर दिया था उसकी कैलेंडर और उसके बाद में कोर्ट में वो वापस अटक गई। तो कोर्ट की भर्ती के बारे में हमारा तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार का यह प्रयास रहता है कि कोई भी भर्ती अगर कोर्ट में है तो वो निकले और वो धरातल पे उसकी क्रियान्वित हो। सर, 98 वाले जो शिक्षक है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 98 का कोई प्रकरण अब सरकार के यहाँ विचाराधीन नहीं है। उसका भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार है, वहाँ पर मंत्रिमंडलीय समिति और सीएस और सब ने उसका निपटारा कर दिया था। तो मैं समझता हूँ हमारे पास में इस तरीके का कोई आज की तारीख में प्रकरण नहीं।